नमस्कार। बाखबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। बाखबर में आज चर्चा होगी मोहन के सिंहस्थ प्लान की। असल में 2028 में सिंहस्थ थे मध्य प्रदेश में उज्जैन में, और ये एक बड़ा महाकुंभ है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। और अभी हमने देखा कि इलाहाबाद में जो कुंभ हुआ उसमें कितनी तत्परता के साथ लोगों ने इसमें भागीदारी की। अब ये नया चैलेंज मध्य प्रदेश सरकार के लिए है कि सिंहस्थ की तैयारी कैसी हो, सिंहस्थ का स्नान पर्व कैसा हो। और चूंकि उत्तर प्रदेश का अनुभव मध्य प्रदेश के पास है, तो उतनी ही विशाल रूप से, उतनी विस्तृत रूप से सिंहस्थ की तैयारियां की जा रही हैं। और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 25 से 30 करोड़ के आसपास धार्मिक श्रद्धालु इस महापर्व में भाग लेंगे। और सिंहस्थ का एक अपना महत्व है, कुंभ का अपना महत्व है। हर 12 साल में ये पुण्य पर्व आता है। और चूँकि सिंहस्थ मोक्षदायिनी पुण्यदायिनी क्षिप्रा के तट पर लगता है, क्षिप्रा स्नान का सिंहस्थ में बड़ा धार्मिक महत्व है। और अभी ये चर्चा थी पिछले बार के, पिछला जो सिंहस्थ हुआ तो उसमें अलग अलग नदियों का पानी लाकर जोड़ा गया था, मिलाया गया था। तो कुछ साधु संतों का ये ऑब्जेक्शन भी था, और नर्मदा नदी का पानी मिलाया गया था, गंभीर नदी का पानी उसमें डाला गया था, और क्षिप्रा का पानी को भरा गया था। लेकिन कुछ धार्मिक श्रद्धालुओं लोगों का कहना यह था कि यदि हमें नर्मदा में स्नान करना था तो हम ओंकारेश्वर जाके कर लेते। तो इस पर लेके मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने तत्परता दिखाई, और इस बार पूरी दृढ़ता के साथ उन्होंने कहा कि इस बार का सिंहस्थ जो है वो क्षिप्रा के स्नान में ही होगा। मतलब आपको पुण्यदायिनी मोक्ष प्रदायिनी क्षिप्रा में स्नान का पुण्य लाभ मिलेगा। इस पर बात करेंगे, लेकिन सुन लेते हैं जरा इसमें मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। बदलते दौर का भारत बदलते दौर की कहानी लिख रहा है, और उस कहानी के अध्याय में हमने अपने खुली आंखों से देखा है जब यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण करने आए। प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद ये अपना मध्य प्रदेश का परिदृश्य पूरा, और मध्य प्रदेश क्यों पूरा देश ही बदल रहा। हर एक जगह नई रोज कहानी, प्रकार के माहौल, और किसी भी क्षेत्र में कोई कमी कसर नहीं है। हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। स्टेडियम में बात कर रहा हूं, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया का ये स्टेडियम, कई प्रकार के विकास के काम यहाँ मिल रहे हैं। अभी हमने अपने कितने विकास के काम करेंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ यह अकेला उज्जैन का नहीं है, मध्य प्रदेश का नहीं है, देश का नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। जोरदार अभिनंदन करें दुनिया के लिए। और पहली बार 2004 के बाद, 1992 के बाद, बल्कि 80 के बाद क्षिप्रा के जल से क्षिप्रा का स्नान होगा। 1967 में हुआ था, जब बताते 2 सिंहस्थ हुए थे। लेकिन उसके बाद पहली बार हम और आप भाग्यशाली होंगे, क्षिप्रा के जल से क्षिप्रा का स्नान का मौका मिलेगा। ये हमारा कान्ह नदी का पानी, इंदौर का सीवर का, इससे छुट्टी मिलेगी। ये हमारे किसानों की खेती में काम आएगा, और आचमन करने और स्नान करने के लिए शुद्ध जल क्षिप्रा का हम सबको मिलेगा। ये हमारा सौभाग्य रहेगा। और एक नहीं, ऐसी बहुत सारी बात। अब सिंहस्थ की तैयारी भी कैसे हो रही, वो सम्राट विक्रमादित्य होटल, सतीश जी हायर सेकेंडरी स्कूल था सालों से, कितने साल पुराना होगा, मुझे लगता है 100 साल पुराना है। लेकिन बाबा महाकाल के इस पास में इतनी अच्छी रुकने की व्यवस्था पूरे देश में नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें, ये एक एक जगह का उपयोग कैसे कर रहे हैं। ये कोठी पैलेस हमारी वीरता का, वीर भारत न्यास के माध्यम से गौरवशाली अतीत है। कौरव पांडव का महायुद्ध हुआ, उस महायुद्ध में महारथियों ने अपनी अपनी भूमिका कैसे अदा की। काल के प्रवाह में अशोक का, चंडप्रद्योत का, विक्रमादित्य का, हर गौरवशाली अतीत को, उस कोठी के पुराने भवन को नया रूप दे करके, वहां वीर भारत न्यास के माध्यम से हमारे हर काल की कहानी पुतले अपनी आंखों से बोलेंगे, अपनी उपस्थिति के माध्यम से। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी समय की कमी है
और काल चक्री थमा नहीं है, ये उज्जैन ने जान लिया है। परंपरा की पावन गोद में नवयुग का संधान किया। आओ मिलकर वचन ले हम, रुकने का नाम न होगा। महाकाल की इस धरती में विकास सदा अविराम होगा, अविराम होगा। तो देखिए मुख्यमंत्री जी उत्साह में, और ये सब प्रदेशवासियों के लिए भी एक बड़ी खुशखबर है कि इस बार करीब 40 साल बाद, जैसा कि वो बता रहे थे कि 1959 में हुआ था स्नान, उसके बाद अब क्षिप्रा नदी में पुण्य स्नान का लाभ धार्मिक श्रद्धालुओं को मिलेगा। तो इस बात का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है और लोग इस पुण्यदायिनी, पुण्य सलीला, मोक्षदायिनी क्षिप्रा में डुबकी लगाकर पुण्य के भागीदार होंगे। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। देवदत्त जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी। प्रकाश जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दुबे जी, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? हाँ जी, हाँ मिल रही। हाँ दुबे जी, शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। आप थोड़ा सा धर्म प्रेमी, श्रद्धालु, श्रद्धा भाव रखते हैं, और इस बार चूंकि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि संवत्सर जो हो रहा है 2028 में जो होगा, उसमें इस बार आपको क्षिप्रा नदी में ही पुण्य स्नान का लाभ प्राप्त होगा। पिछली बार कुछ शिकायतें थीं कि साहब हमें क्षिप्रा में स्नान नहीं कराया, हम उज्जैन आए, उसमें नर्मदा का पानी मिलाया गया, गंभीर का पानी मिलाया गया। कुछ साधुओं की भी ये कहना था कि साहब हमें नर्मदा में स्नान करना होता तो हम ओंकारेश्वर चले जाते। लेकिन अब वो सारी शंका समाधान दूर कर रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, और वो कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से, पवित्र रूप से आपको क्षिप्रा में ही पुण्य स्नान का लाभ मिलेगा। आपकी टिप्पणी? देखिए, कुंभ का अपने सनातन में बहुत ज्यादा महत्व है, हिंदू धर्मावलंबी में। अभी आपने देखा कि 144 साल बाद जो प्रयागराज में कुंभ लगा, उसमें करोड़ों लोग पहुंचे। तो उज्जैन तो हमारे लिए, मध्य प्रदेश वालों के लिए 12 साल इंतजार रहता है कि अब कुंभ आने वाला है, कुंभ आने वाला है। और इस बार संयोग भी है योगेश जी के, मुख्यमंत्री भी उज्जैन के, और उज्जैन में कुंभ भरता है। तो स्वाभाविक है वो वहाँ की चीजों को, जो इतने वर्षों तक चूंकि राजनीति में रहे, सक्रिय रहे, तो लोगों की सुनते आए होंगे, साधुओं की वहीं रहना उनको उज्जैन में, तो वो हर 12 साल में ये आरोप प्रत्यारोप सुनते रहे होंगे कि हमें क्षिप्रा की नदी में स्नान करना। वास्तव में वहाँ जो त्रिवेणी घाट, वहाँ खान नदी जो मिलती है इंदौर से आती है, उसमें बहुत प्रदूषित जल रहता है, नालियों का पानी रहता है। पिछली बार हम भी 2 या 3 बार उज्जैन गए थे, तो उस समय ये शिकायत रहती थी कि ये तो नर्मदा का पानी आ रहा, कहीं यहाँ का आ रहा। तो उस चीज को स्वाभाविक उन्होंने जरूर ज्यादा सुना होगा। हम लोग तो जाते और आ जाते, वो तो वहीं रहते ही। तो वो मुख्यमंत्री होने के नाते उन कमियों को दूर कर रहे हैं। और वाकई में जिस नदी में कुंभ भरता है, उसी नदी से स्नान होना चाहिए, तो सब धर्मावलंबी भी चाहेंगे। और उसी को उन्होंने किया है कि इस बार क्षिप्रा के जल से ही स्नान होगा, जिसमें धर्मावलंबियों में बड़ा उत्साह भी बनेगा कि हाँ अब इस बार उसी से हो रहा है। पिछली बार ये चीजें, बहुत सारी चीजें उठी थी कि कहीं तो खान नदी का पानी मिल रहा है, तो कहीं नर्मदा से जल लाया जा रहा है। तो इस बार वो सब शिकायतें, और भी शिकायतें दूर होंगी, क्योंकि होता है लोकल के लोग जो होते हैं उनको बहुत जानकारी रहती है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया ही उज्जैन के हैं। तो उन सब चीजों को न समझा होगा, किया होगा, वो सब प्रयास होंगे। अभी हम और आप जब चर्चा कर रहे हैं तो 1-1.5 लाख आदमी तो उज्जैन पहुंच गए हैं, क्योंकि वो नए वर्ष पे ही महाकाल के दर्शन करने जाते हैं। फिर तो कुंभ भरता है तो महाकाल के दर्शन और बहुत सारी चीजें होती है। तो ये बड़ा संयोग ही है कि उज्जैन के मुख्यमंत्री उज्जैन में कुंभ होने जा रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर उज्जैन के साथ बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं धार्मिक महत्व के हिसाब से देखा जाए। अब कालों के महाकाल वहाँ स्वयं वहाँ साक्षात विराज रहे हैं, तो अपने आप में ही उनका वहाँ होना ही बहुत बड़ी बात है। लोग उनके दर्शन करने जाते हैं, दूर दूर से, देश विदेश से वहाँ आते हैं। और ये तो दुर्लभ संयोग हो जाता है जब वहाँ सिंहस्थ भी भराता है हर 12 साल बाद, तो वो एक अलग शुभ संयोग बन जाता है। तो एक ऐसी धार्मिक नगरी जहाँ साक्षात महाकाल विराज रहे हैं, फिर ऊपर से यदि सिंहस्थ के पुण्य स्नान का मौका आ जाए तो लोग इसको छोड़ना नहीं चाहते। और चूँकि आप यहाँ होता है क्या है कि जब कुंभ और सिंहस्थ में थोड़ा सा मतलब स्टार का पोजीशन का चेंज है, बाकी कोई अंतर नहीं है। जब गुरु कुंभ राशि में आते हैं तो कुंभ भराता है जो इलाहाबाद में होता है।
या सूर्य सिंह राशि में आएंगे तो उसको सिंहस्थ बोलते हैं। तो लेकिन है दोनों का, चूंकि अब 12 साल बाद ये आते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक वही महत्व है और वर्षों से इसका सब इंतजार करते हैं। हमारे यहाँ तो एक पूरा का पूरा संप्रदाय ऐसा है साधुओं का कि वो 12 साल इस बात का इंतजार करते हैं कि ये कुंभ भरा है, सिंहस्थ भरा है या और जो मेले भरा है इसमें हम जाएं और पुण्य स्नान करें। वो इसी के इंतजार में वर्षों उस तपस्या में लगे रहते हैं। तो ये बहुत शुभ अवसर होता है, बड़े लंबे समय बाद आता है। प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर ये सिंहस्थ 2028 की बड़ी व्यापक तैयारी है और चूँकि मुख्यमंत्री जी खुद वहीं के हैं तो एक तरह से देखा जाए तो ये तो उनके घर का आयोजन है और वो वहाँ की परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वहाँ क्या क्या पूर्व में क्या कमी रही होंगी, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। और केवल धार्मिक महत्व का ही मामला नहीं है, क्योंकि जब इस तरीके के मेले भराते हैं तो एक क्राउड मैनेजमेंट ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण विषय हो जाता है। लेकिन इस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले आपसे यही कि अब ठीक है, ये बात सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि इस बार क्षिप्रा में स्नान का आपको लाभ मिलेगा। एक सवाल ये भी आता तो क्या पिछली बार जिन लोगों ने स्नान किया उनको क्षिप्रा का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या है कि क्षिप्रा जी का शुद्ध जल का दावा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो पहले जो शिवराज जी ने नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना के द्वारा पानी वहाँ लाए थे, पिछला सिंहस्थ भी अच्छा हुआ था। मतलब जो हम बड़े स्तर पे ऐसे आयोजनों में दुर्घटनाएं सुनते हैं वैसी दुर्घटनाएं सुनने को नहीं मिली। और ईश्वर करेंगे, महाकाल बाबा करेंगे कि ये भी बहुत शानदार सिंहस्थ का आयोजन होगा। क्यों अब मुख्य चीजें, पहला है कि क्षिप्रा जी का शुद्ध जल होगा, जैसे दुबे जी ने बताया कि खान नदी का जल उसमें मिलने का दावा किया था। गंभीर शुद्ध जल तो वो होता है जो उद्गम से जो नदी निकलती है और सहायक नदियां उसमें उस जल राशि को बढ़ाते बढ़ाते वो प्राकृतिक रूप से बहने वाली नदी होती है, तो वो शुद्ध जल मान सकते हैं। अब यदि हमने आर्टिफिशियली यदि जोड़कर उसको पानी, अब उसमें क्या है कि करोड़ों लोग आएंगे, जनसंख्या हर बार बढ़ती है। हम 12 साल में सिंहस्थ होता है, हमने जो 2004 का देखा, 2016 का देखा, तो जाहिर है 2004 से 2016 में भीड़ ज़्यादा रही है और इस बार तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। सिर्फ आबादी नहीं, अब जो धार्मिक माहौल जो पूरे देश में है उसको देखकर भी लगता है कि इस बार जो यात्रीगण हैं जो इसका पुण्य लाभ लेने आएंगे, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए सरकार को दावे के साथ प्रबंधन पे बहुत जोर देना पड़ेगा। उसके तट का विस्तार किस तरह से किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्नान कर पाएँ। आपको घाट बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि संख्या बढ़ेगी। और जो जल की व्यवस्था प्राकृतिक रूप से तो मुझे नहीं लगता है कि प्राकृतिक जल होगा, पर जिस तरह से क्षिप्रा जी को में जल लाने की व्यवस्था होगी वो व्यवस्था मुख्यमंत्री जी और उनके अधिकारी जो है उन्होंने की होगी। लेकिन इसके साथ साथ कोशिश ये है कि प्राकृतिक रूप से भी इसको पुनर्जीवित किया जाए। जहाँ से जो धार की जो पहाड़ी से उद्गम होता है और पठार से बहते हुए ये खान नदी और गंभीर नदी आकर मिलती है और ये चंबल की सहायक नदी है, ये उसमें मिल जाती है। तो ये हमारे नदियों की प्राकृतिकता को बढ़ाएगी। यदि मुख्यमंत्री जी इस तो प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा आयोजन होना चाहिए इस बार। नहीं, निश्चित तौर पर हम इसकी उम्मीद भी करते हैं। और ये चूँकि ठीक है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चूँकि उज्जैन किया तो ये कह सकते हैं कि उनके घर का आयोजन है, लेकिन हमारे लिए भी ये घर का ही आयोजन है, प्रदेश के वासी हैं तो हम भी उसी तैयारी का हिस्सा ही हैं। ये भी हम एक तरह से यदि मीडिया में बैठकर ये बात कर रहे हैं तो ये भी उसी की तैयारी का ही एक पार्ट है। लेकिन ये निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है कि यदि आप सिंहस्थ में क्षिप्रा में स्नान कराएंगे और पूरी लिंक को जोड़ेंगे आप क्षिप्रा की, तो ये अपने आप में एक नदी को पुनर्जीवित करने जैसा होगा। अब चूँकि क्षिप्रा का उद्गम मैं तो गया हूँ, महू के पास से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है और यदि सरकार यदि उद्गम से लेके और उज्जैन तक का पूरा एक जिसको कहते हैं पैसेज उसको क्लियर करती है तो निश्चित तौर पर वो सदा नीरा हो सकती है और 12 मासी उसमें पानी रह सकता है। तो ये सरकार के प्रयास मुझे इस बात में बड़ी गंभीरता दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव और हम सब भी उम्मीद करते हैं कि क्षिप्रा के जल में ही स्नान हो। दुबे जी, देखिए धार्मिक महत्व अपनी जगह का है और सारी हमारे यहाँ तो देश की जितनी भी नदियाँ पवित्र नदियाँ हैं, मोक्षदायिनी नदियाँ हैं और इसमें स्नान करने से ही आपको कई जिसको कह सकते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ का आपको सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो लोग हर देश के कोने कोने से इसमें केवल पुण्य डुबकी लगाने आते हैं। हमने
इलाहाबाद के अभी हमने देखा कि वहाँ किस कदर वहाँ भीड़ उमड़ी और कहाँ कहाँ से लोग आए। लेकिन तारीफ़ करनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार की भी, और 2016 में मैं मध्य प्रदेश सरकार की भी तारीफ़ करूँगा कि बहुत बढ़िया इंतज़ाम थे सिंगोस को लेकर। और जो उज्जैन में जो शिप्रा की धार जो टूट जाती थी, लेकिन पूरे सिंवस के दौरान 2016 में वो धार बनी रही और बहुत साफ और स्वच्छ पानी से श्रद्धालुओं का स्नान हुआ। इस बार हम फिर यही उम्मीद करते हैं। एक बात और है दुबे जी, आप इसके धार्मिक महत्व पर भी कुछ बोलना चाहे तो बोलिए। और दूसरा जो मैंने पिछली चर्चा में कहा था, जो क्राउड मैनेजमेंट, ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। अब देखिए, गंगा में और शिप्रा में बहुत बड़ा अंतर है पैसेज को लेकर, स्पेस को लेकर। इलाहाबाद में जो संगम है वहाँ बड़ा विशाल स्पेस है, मतलब वहाँ जगह की कोई कमी नहीं है। कितने मतलब इस बार तो 10 करोड़ श्रद्धालु एक बार में वहाँ इलाहाबाद में संगम पे था। लेकिन ये स्थिति शिप्रा के साथ नहीं है, क्योंकि उज्जैन एक तो छोटा गलियों सकरियों वाला शहर है और शिप्रा भी बीच शहर में से होकर निकलती है, तो बहुत स्पेस की समस्या है। तो ये जो क्राउड मैनेजमेंट जो करना है सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है। और जो घाटों का जो जिक्र कर रहे थे प्रकाश जी, तो मुझे सरकार पहले भी कह चुकी, हम करीब 15-15, 20-20 किलोमीटर लंबे घाट बना रहे हैं। आपकी टिप्पणी दुबे जी। बिल्कुल, अब जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और धार्मिक आस्था भी बढ़ रही है, अब जो नई पीढ़ी है वो भी जाने लगी है, और जिस तरह से महाकाल लोक बना उसके बाद उज्जैन में भीड़ बढ़ी गई है। ये बात सही है कि उज्जैन में जो क्षिप्रा नदी निकलती है वहां पर घाट बहुत सीमित है, और जैसे राम घाट ये मंदिर के पास है, फिर उसके बाद मंगलनाथ घाट और जो आगे के घाट है वो बहुत दूरी पे है। तो पूरी क्षिप्रा नदी के किनारे घाट थोड़े आगे बढ़ाए जाएं दोनों तरफ, क्योंकि सकरे घाट है, प्रयागराज में बहुत चौड़े चौड़े पाट थे, रेत ही उतनी। अभी भी वहाँ कल से फिर कुंभ शुरू हो रहा है, वो तो महाकुंभ था, लेकिन वहाँ प्रतिवर्ष माघ मेले में कुंभ माघ लगता मेला है। भरा था। तो अभी वहाँ जी, वहाँ अभी योगी जी वो पुल वगैरह वो बन रहे हैं, वो देख रहे होंगे, गेरुआ रंग से रंगे गए हैं पूरे पुल वहाँ के। तो स्वाभाविक है उज्जैन में तैयारी बहुत ज्यादा करनी पड़ी, क्योंकि अब उत्सुकता बढ़ गई है लोगों की, नई पीढ़ी का भी रुझान बढ़ गया है। तो ये घाटों का विस्तार तो जरूर करना पड़ेगा। पिछली बार बड़ी व्यवस्थित चीजें हुई कई मामलों में, लेकिन जब पर्व आते हैं, जैसे कोई अमावस्या पूर्णिमा ऐसे जो पर्व आते हैं उनमें बहुत भीड़ पड़ती है। तो उस समय कंट्रोल करना और लोगों को व्यवस्थित तरीके से स्नान भी हो जाए, क्योंकि बहुत दूर से लोग आस्था के साथ आते हैं, तो उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे, ये जरूर व्यवस्था करना चाहिए सब सरकार को। और जो राम घाट के आगे का जो देवास तरफ वाला छोर है, उधर मैदान कुछ दिखता है जो बाईपास बना है, उधर हो सकता है। और जो रुद्राक्ष होटल है, शनि मंदिर है जहाँ त्रिवेणी का संगम है, उधर जो पीछे खेत है उधर भी घाट बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से उसको बहुत व्यवस्थित किया जा सकता है कि जिससे कि अधिकतम लोग घाट पर आकर स्नान कर सकें। नहीं, सरकार इन सब तैयारियों में लगी हुई है। और ये जो करीब मैंने बताया ना 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में उसके दोनों पार्टों पर घाट बनाए जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा। और एक बात और, एक हम बार बार हम जब भी कहीं जाते हैं खास तौर पर ऐसे मौके पर, अब जैसे इलाहाबाद हम गए तो साहब सभी को स्नान कहाँ करना है, उनका संगम पे करना है। ऐसे ही उज्जैन में जब सिंहस्थ भराता है तो सब लोगों की इच्छा क्या होती है, साहब हम तो राम घाट पे जाके स्नान करें। तो ये जो पर्टिकुलर एक जो मोह है, उससे भीड़ को भी थोड़ा सा, श्रद्धालुओं को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि नदी पूरी इस छोर से लेकर उस छोर तक एक ही है, क्षिप्रा ही है। आप किसी भी घाट पे उसमें स्नान कर लें, उसका वही पुण्य लाभ आपको प्राप्त होगा जो पर्टिकुलर किसी प्लेस पे प्राप्त होता है। तो भीड़ जो डिस्टर्बेंस होती है कभी कभी इन कारणों से भी होती है। अब जैसे राम घाट का अपना बड़ा महत्व है उज्जैन में, लेकिन राम घाट जाने का रास्ता इतना सकरा है, एक तो बीच शहर में आ गया है, वो वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। और जिसका जिक्र अभी आप कर रहे हैं जैसे त्रिवेणी घाट है या मंगलनाथ पे, तो वहाँ आराम से गाड़ियाँ भी चली जाती हैं और बहुत वहाँ लंबे घाट भी हैं, तो उसका भी लाभ श्रद्धालु ले सकते हैं बनिस्बत इसके कि हमें साहब वहीं राम घाट पे जाके स्नान करना है। तो एक बहुत बड़े क्राउड मैनेजमेंट से बचा जा सकता है। प्रकाश जी, आपकी इस बारे में ज़रूर मैं राय जानना चाहूँगा क्राउड मैनेजमेंट को लेकर, और दूसरा जो घाटों को लेकर जो सरकार एक बड़ी व्यवस्था वहाँ करने जा रही है, उसका निर्माण अभी जैसे उज्जैन में अभी भी आप जाएंगे तो वहाँ 24 घंटे वहाँ काम चल रहा है, चाहे घाटों का काम हो, चाहे जीर्णोद्धार हो मंदिरों का है, चाहे वो स्पेस निकालना हो श्रद्धालुओं के लिए, तो वह तैयारी अभी से व्यापक स्तर पर है।
नहीं, ये समस्या तो खैर है, क्योंकि क्या होता है कि धार्मिक जो हम आस्था के साथ साथ एक जो जिसके लिए विदेश से भी लोग आते हैं, वहाँ की पौराणिकता को, जो प्राचीनता होती है, जैसे बनारस की गलियाँ प्रसिद्ध रही हैं, पुराने मंदिर, वैसे उज्जैन तो मुझे जो लगता है कि सबसे ज़्यादा धार्मिक कथाएं कहानियाँ उससे जुड़ी हुई हैं, वहाँ के महत्व जुड़े हुए हैं। इसलिए भीड़ तो काफ़ी होगी और लोग प्राचीन की तरफ ज़्यादा भागेंगे, लेकिन हम सरकार उसके लिए अवेयरनेस थोड़ा फैलाए और वॉलंटियर्स ऐसे तैयार करें कि उसको मैनेज, क्राउड मैनेजमेंट अच्छे से करें। वहाँ रास्ते ऐसे हों कि एक भीड़ एक जगह इकट्ठी ना हो पाए। तो ये अभी से इसको ध्यान देना पड़ेगा। आपका एक चीज़ जो इसमें रुकी गई थी, जो आपने दुबे जी से पूछा था कि जो पौराणिक महत्व की जो क्षिप्रा जी का वो है, इतने महत्व हैं। पहली चीज़, उनको क्षिप्रा जी को लेकर दो कथाएं प्रचलित रही हैं। एक कि महाकाल को भूख लगी, तो वो उसके लिए भोजन के लिए आते हैं, तो वो कृष्ण जी ने उन्हें उंगली दिखा दी, तो उन्होंने क्रोधित होकर उस पर त्रिशूल मार दिया, तो उससे जो रक्त की धार है, कहते हैं कि वो उन्होंने कपाल में जो भर लिया महादेव ने, तो उससे जो बहकर गिरी वो क्षिप्रा नदी बन गई। एक अत्रि ऋषि से जुड़ी हुई है कि उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर किए, तो जब आंखें खोली तो देखा दो स्रोत, एक चंद्रमा बन के चला गया और एक धरती पर क्षिप्रा जी के रूप में बहने लगी। तो ये दो पौराणिक कथाएं। एक और इसमें मैं ऐड कर दूं एक दो लाइन। कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध वह रामघाट पे किया। हाँ, भगवान ज़्यादातर यहाँ पर जो है, मैं खुद, मेरा परिवार भी वहाँ पर जो 10वां करने, दशगात करने वहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये परम मान्यता है कि भगवान राम ने वहाँ पर दशरथ जी का श्राद्ध किया था। उसके अलावा महाकाल स्वयंभू है। जो कुंभ का जो महत्व है, महाकाल भी बड़े जागृत शिवलिंग माने जाते हैं। कई लोगों से कथाएं सुनी हैं, जो हम सुनते हैं कथाओं में कि हिमालय पे जो तपस्वी ऋषि मुनि प्राचीन, वो सब वहाँ अपने रूपों में जाते हैं। तो ये सब देखने के लिए या उनकी कृपा पाने के लिए कुंभ और सिंहस, इनमें श्रद्धालु जाता है। स्नान के साथ साथ ऐसी महान जो विभूति, महान आत्माओं की कृपा पाने के लिए भी वहाँ पर लोग जाते हैं। वहाँ हर सिद्धि है। मोहन यादव जी से सुन रहा था, क्योंकि 1.5 साल में भी रहा, जब वो मोहन यादव जी वहाँ माधव आर्ट्स कॉलेज में राजनीति करते थे, तब 1.5 साल में भी रहा, तो वहीं पर बहुत अच्छा माहौल था। पर अब उस समय छोटा था उज्जैन, 85-86 का। अब जाते हैं तो वो भौगोलिक रूप से बहुत विस्तृत हो गया। बिल्कुल। लेकिन मैनेजमेंट हमें नदी के किनारे करना है, तो उसकी तरफ क्राउड मैनेजमेंट, अच्छे वॉलंटियर्स और निगरानी तंत्र, जैसे कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं तो वो सीसी कैमरे तो लगाए जाएंगे, और उसका कंट्रोल एक अच्छे व्यवस्थित रूप से वहां पर करना जरूरी है। अच्छा, आप देखिए इसका महत्व तो इस बात से हम अंदाज लगा लीजिए कि आदि शिव, आदि योगी शिव वहाँ है। भगवान श्री कृष्ण की पढ़ाई वहाँ हुई और राम तो साक्षात वहाँ पधारे। तो मतलब जो राम, कृष्ण, शिव, विष्णु के उससे भी क्षिप्रा निकली, ऐसा भी कहा जाता है, उनके पसीने से, उनके पेट से निकली। तो पूरा उसका एक साइकिल है पूरा का पूरा। और ज्योतिषी गणना का तो एक सबसे बड़ा केंद्र ही उज्जैन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश, इस भारत की जो प्राचीनतम नगरी है, बनारस हो, उज्जैन हो, ये उन नगरियों में शुमार है जो पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास अपने साथ समेटे हुए। दुबे जी, चूँकि ये बात सही है कि एक बड़ी पवित्र नगरी है उज्जैनी, अवंतिका, इसका नाम तो आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को उठा के पढ़ लें, अवंतिका का नाम आता ही आता है, उज्जैनी आता ही आता है। तो इसका धार्मिक, पौराणिक, आध्यात्मिक महत्व तो है ही। एक जो बात बार बार आती है, पिछली बार जब सिंहवास हुआ था तब भी व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया थी कि श्रद्धालुओं की गाड़ी वहाँ तक पहुँच गई थी, रामघाट के सामने तक। अब चूंकि सरकार के पास पर्याप्त अभी समय है, मुझे ऐसा लगता है कि अब शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जो बार बार जो प्रश्न जो प्रकाश जी भी उठा रहे हैं कि भीड़ मैनेजमेंट ऐसा हो कि कहीं भी चौक चौराहों पर 25-50 लोगों की जाम ही इकट्ठा नहीं हो पाए। और जो उज्जैन के जो एंटर पॉइंट है, चाहे वो इंदौर तरफ से श्रद्धालु आए, चाहे भोपाल तरफ से श्रद्धालु आए, चाहे और उसकी दिशाओं से आए, वो बड़ी इजी गोइंग में शहर में प्रवेश कर जाए। आपकी बात? बिल्कुल, कई बार हमने देखा जब जब भीड़ को रोका जाता है तो जो प्रेशर होता है ना फूटता है, फिर वो निकलता है, तो उसमें धक्का मुक्की और फिर उसमें घटनाएं होती हैं। तो ऐसा व्यवस्थित कार्यक्रम पुलिस को इंतजाम करना चाहिए कि चलते रहे। अब तो महाकाल लोग बन जाने से सबसे ज्यादा भीड़ महाकाल के दर्शन के लिए होती, जो भी उज्जैन जाता है सिंहस्थ में, तो वो स्वाभाविक दर्शन करने जाएगी।
तो वहाँ व्यवस्था बहुत हो गई कि 1 लाख लोग भी एक कतार में जाके वो दर्शन कर सकते हैं। तो ये जो ट्रायल अभी 1 जनवरी को हो रहा है, 31 जनवरी को, इसको और विस्तृत करना चाहिए। और भीड़ के लिए वही है कि जैसे मुहूर्तों पे जाने का, तो भीड़ को भी, सबको भी समझना चाहिए कि वो पूरे कुंभ, संयुक्त कुंभ का एक ही महत्व है, आप जाएं और स्नान करें और आ जाएं। पिछली बार तो बड़ी अच्छी व्यवस्था थी कि लोग घाट तक गाड़ी बिल्कुल, से जा रहे थे, आ क्योंकि रहे समय थे, इतना है, लेकिन कोई लास्ट आखिरी कमेंट में बैठना प्रकाश जी नहीं। आपसे ज़रूर चाहूँगा, एक लाइन का कमेंट। देखिए, हमने सारी चीजें मतलब एक से एक अद्वितीय वहां पर स्थान है, उसमें हमसे छूट गया। एक तंत्र साधना का भी केंद्र है, वहीं पर बाबा महाकाल हैं, वहीं पाताल भैरवी हैं, पर एक जो सबसे जोड़ के हटके हम जो कथाएं पढ़ते रहे हैं, जो है सिंहासन 32 विक्रमादित्य के सिंहासन की, मंदिर के पास में। हाँ, तो मेरा मतलब काल भैरव साक्षात वो विराजते हैं। वो भी ना केवल बालकों को बल्कि राजाओं को भी बिल्कुल सीख देती है कि ये किस तरह बिल्कुल का होना बिल्कुल ठीक बात है, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। और उज्जैन तो बड़ा रहस्य रोमांच की नगरी है। अब कोई ऐसा मंदिर होगा जाके भगवान खुद मदिरापान करते हैं, तो ये ऐसी नगरी, बड़ी अद्भुत नगरी है, बड़ी तांत्रिक नगरी है, बड़ी पुण्यदायिनी नगरी है। निश्चित तौर पर वहाँ इस बार 2028 में जो सिंहस्थ होने जा रहा है वो बड़ा अद्भुत और अलौकिक होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने पिछले कुंभ से इलाहाबाद से सीख लेते हुए क्राउड मैनेजमेंट में भी हम सफल होंगे। उम्मीद करते हैं धार्मिक श्रद्धालु पूरे दुनिया भर से यहाँ आए और पुण्य सलीला में स्नान करके पुण्य लाभ कमाएं। आप दोनों का, देवदत्त द्विवेदी जी आपका, प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बाखबर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND24। नमस्कार।